अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मिनिस्ट्रेशन के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज कराची में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। 2 धमाके हुए जिसके नतीजे में 22 के करीब अफराद जो हैं वो शहीद हो गए। कराची में एक फिर से खून की होली खेली गई चेहलम के जुलूस के मौके पर। इस वक्त क्या सूरत हाल है कराची में, लाइव अपडेट्स का सिलसिला हमारी जारी है, स्पेशल ट्रांसमिशन में भी और पॉलिटिशियंस पे इससे भी हम बात करेंगे, मुख्तलिफ तजियाकार से भी बात करेंगे और अपडेट्स आपको हम लम्हा बलम्हा देते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अफजल नदीम डोगर साहब, ब्यूरो चीफ हैं कराची के दुनिया न्यूज के। अस्सलाम वालेकुम अफजल नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप हमें कुछ हालात बता सकते हैं, इस वक्त क्या हालात हैं कराची के? जो धमाके के बाद अवाम क्या पुरअमन है? ये जुलूस जो निकल रहा था वो क्या खैर खैरियत से अपने जो इमाम बारगाह तक पहुंच चुका है इस वक्त? जी आसमा, यौम आशूर के आने के बाद कराची में ये चेलम के जुलूस था जिसके लिए काफी तशवीश थी और अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस तो पुरअमन तौर पर अपनी शुरू जहां से हुआ था वहां से मंजिल तक 7 किलोमीटर का फासला तय करके पुरअमन तौर पर जो है वो मंजिल तक पहुंच गया है। ताहम 2 इंसिडेंट जो हुए हैं ये उन इलाकों में हुए हैं जो उस एरिया का थोड़ा सा काफी फासले पे थे। पहला तो शारा फैसल पे हुआ, कराची की मसरूफ तरीन शारा है ये। इस पे FTC के करीब जो है वो यहाँ शारा कायदीन का एक ब्रिज है। ब्रिज पे जाने के लिए जब बस जो के जुलूस के शुरका को लेकर वहां जा रही थी उसमें जो है वो एक मोटरसाइकिलिस्ट ने जो है वो उसको हिट किया है। ताहम एविडेंस अभी नहीं है कि वो खुदकुश हमला आवर था, उसमें मारा गया है। जो आईनी शाहिदीन कहते हैं वो उसने मोटरसाइकिल टकराई और वो खुद गिरा दूसरी तरफ और फिर वो भाग गया। ताहम जो है वो अभी तजाद है इसमें तकरीबन 12 के करीब हलाकतें हुई हैं, 40 अफराद इसमें जख्मी हुए थे। इसके करीब तरीन अस्पताल जना है जो कि फेडरल गवर्नमेंट का है, इसमें जख्मियों को ले जाया गया था, बॉडीज भी वहीं गई थी। तो हमने वो टीवी स्क्रीन पे डोगर साहब देखा, फुटेज में देखा जी डोगर साहब, हमने जो फुटेज में देखा जिना हॉस्पिटल में जो वहां पे धमाका हुआ, वहां पे जो इंजन नंबर और चेसिस नंबर थे जो मोटरसाइकिल के वो मिटे हुए थे, कोई सामने नजर नहीं आ रहे थे। यहाँ पे भी मोटरसाइकिल थी और जो जिना अस्पताल में भी आई विटनेस बता रहे हैं मोटरसाइकिल ही थी। तो जब उसी हॉस्पिटल में जहाँ जख्मी थे और उनके जो अजीजो अकारिब आ रहे थे और वहाँ पुलिस, मीडिया और डॉक्टर्स जो थे वो पैरामेडिकल स्टाफ और इमरजेंसी के अंदर जो है उनको ट्रीटमेंट कर रहे थे कि इस दौरान वहाँ पे भी धमाका हुआ जिसके नतीजे में 11 के करीब अमवात हुई हैं और 26 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। दोनों में मजमूई तौर पर 23 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस जो है वो लिंक कर रही है दोनों ब्लास्ट को। और जो तीसरा बॉम्ब नकारा बना दिया गया डोगर साहब, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कितना धमाका खेज वो मवाद उसमें मौजूद था और वो किस जगह पे वो पाया गया जिना हॉस्पिटल के करीब जिसको तीसरे बॉम्ब को नकारा बनाया गया है? जिना अस्पताल के बिल्कुल इमरजेंसी के साथ ही एक टीवी जो था वो काफी, जब से ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से काफी मशकूक था। वो हमारे रिपोर्टर्स हमें बता रहे थे कि वहाँ एक मशकूक टीवी है। तो हम वहाँ तमाम कंट्रोल जो था वो रेंजर ने संभाल लिया था। जब ये हंगामी इमदादी काम के बाद जब फारिग हुए तो बम डिस्पोजल स्क्वाड को कॉल करके जब उस टीवी की जब तलाशी ली तो उसमें भी 1 किलो के करीब जो था वो धमाका खेज मवाद था और मटीरियल के साथ बाकी डिवाइस वगैरह भी थी। हम उसकी मजीद डिटेल दे रहे हैं। तो पुलिस जो है वो तीनों जो ये है ब्लास्ट है इनको जो है वो लिंक कर रही है एक ही सिलसिले से और गालबन जो तफ्तीशी इदारे हैं, तहकीकातकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो यौम आशूर के ब्लास्ट हुए थे आपस में ये सारे सिलसिले जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर, हमें अपडेट कर रहे थे और वो बता रहे थे कि जो इब्तदाई तहकीकात हुई उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो यौम आशूर के मौके पर बॉम्ब धमाका किया गया उसी तरह का ये उनसे मिलता जुलता खुदकुश हमले जो आज कराची में हुए और जिसमें 22 के करीब अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। स्टूडियोज में हम बातचीत का सिलसिले का आगाज करते हैं। हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं स्टूडियोज में, हमें ज्वाइन किया सेनेटर जाहिद खान साहब ने, मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं ANP के। आपके साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। वजाहत लतीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक DG रह चुके हैं FIA के, आपको भी वेलकम कहते हैं। सबसे पहले कराची के इशू पे हम बात करते हैं और कराची का इशू हम जब भी देखते हैं कि रोशनियों का शहर कराची और हमेशा इसको जलाया जाता है, जुल्म और बर्बरियत की मिसाल सामने आती है, तो क्या कराची के जो वाकयात हैं सिक्योरिटी की नाकामी आपको लगती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी है या हुकूमती नाकामी इसमें शामिल है? देखिए आसमा बीवी, मैं इसको हुकूमत की मुसालियत को ज़्यादा अहमियत दे रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि हुकूमत की नाकामी इस सूरत में है कि वो मुसालियत से काम ले रहे हैं, क्योंकि कराची इस वक्त बारूद का ढेर बन चुका है। जब तक कराची को आपने सही तरीके से साफ नहीं किया उस वक्त तक कराची में आपने कहा हुकूमत मसले से काम ले रही है। दूसरी जानिब आप पे ये इल्जाम लगाया गया, MQM की जानिब से कहा गया कि ANP ने असलहे का जितना भी ढेर जो इस वक्त जमा किया है वो ANP के कारकुनों के पास है कराची में। देखिए इल्जाम तो हर एक लगाता है, लेकिन हम
अगर हमारे पास हैं तो हम तो कहते हैं कि कराची को असलह से पाक किया जाए, हम कह रहे हैं। जो मुखालिफत करते हैं हम तो वॉलंटियरली भी तैयार है अगर हमारे कारकुनों के पास है। और हम ये भी समझते हैं कि देखिए जो भी मुजरिम है चाहे किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, अगर एनपी के लोग इसमें इन्वॉल्व है और पकड़ कर कठेरे में लाए और एनपी ने उसको सपोर्ट किया तो मैं आपके इस टीवी चैनल पे वादा करता हूं कि एनपी फिर कौम की मुजरिम होगी। हम ये नहीं करना चाहती क्योंकि मासूम लोग मर रहे हैं। अभी इस वक्त 28 जो 40 लोग हैं इसमें 28 लोग हमारी शहीद हुए हैं। हम ये समझते हैं कि दो पार्टियों के बीच में किसी भी मौजू पे लड़ाई शुरू हो जाती, फिर डायलॉग हो जाता है और उससे जो लड़ाई शुरू हो जाती है उसमें टारगेट हिलिंग होता है और जब डायलॉग होते हैं जब फिर उसके बाद पीस आ जाते हैं। तो ये हुकूमत क्यों इस चीज का नोटिस नहीं ले रहे? क्या हुकूमत क्या मजबूरी है? वो क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं? वो अक्रॉस द बोर्ड किसी भी का ख्याल ना रखे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा है, किसी भी का ख्याल न कि हमारे लोग हैं उसको पकड़ कर ले आए, हम उनके साथ है, हुकूमत के साथ है, सजा दे। अगर किसी और की पार्टी के अभी वो भी हमारी तरह कह दे, अगर हुकूमत के है तो वो भी उस तरह कह दे, तब ये बात बनेगी। अगर हम हर एक बंदा अपनी क्यों सपोर्ट करेगा तो कराची में अमन नहीं आ सकता। कराची में अमन कैसे आ सकता है? सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, हमने देखा सियासी जमातें तो बस लड़ती रहती हैं और फिर दहशतगर्द अपनी वहां पे कार्रवाइयां कर जाते हैं जिसके नतीजे में चाहे टारगेट किलिंग हो, आम शहरी मरते हैं, आम अवाम मरते हैं, सियासतदानों को तो कभी कुछ नहीं होता, आम शहरी उसमें मरते हैं हमेशा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो खैर तारीखी तौर पे दुरुस्त नहीं है कि सियासतदान नहीं मरते, सियासतदान भी मरे, बड़े बड़े लोग मरे, बड़े बड़े लोग मरे ना, बड़े सियासतदान इस मुल्क में मारे गए और इसके अलावा उलमा भी वहाँ पे मरे, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग भी मरे। ऐसी बात नहीं है, वो मतलब के लोग मर रहे हैं, असल में कोई भी मर रहा है, एक गरीब आदमी मर रहा है, सियासतदान मर रहा है, तो दोनों इंसान ही हैं। और ये ज़रूर है कि जो इन वाक़यात में मुलव्विस होते हैं वो नहीं मरते, क्योंकि वो भागने के 4 रास्ते पहले से देख के रखते हैं, इसलिए वो बेगुनाह लोग, राहगीर जिन्हें मालूम नहीं होता कि यहाँ पे धमाका होने वाला है, कॉन्शियस नहीं होते, वो लोग, इस तरह के लोग जाहिर है बेचारे वो अपना। तो हुकूमत क्या कर सकती है? मैं यही पूछना चाह रही कि सियासी जमातें क्या कर सकती हैं, क्या लाएअमल बना सकती हैं, किस तरह से कराची को इस क्राइसिस में से और पूरे पाकिस्तान को इस क्राइसिस में से निकाल सकती हैं? देखें, हुकूमत, सबसे पहली जिम्मेदारी तो हुकूमत की है। सियासी जमातों की जो हुकूमत में नहीं है या अपोजिशन में, उनकी भी ज़रूर कोई ना कोई जिम्मेदारी है, लेकिन वो बाद में आती है। लेकिन बात यह है कि जिस क़ुव्वत के हाथ में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सबसे अहम जिम्मेदारी उनकी है। मैं जाहिद खान की इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि वहाँ पे एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, और वो नहीं हो रहा, इसमें कोई शुबा नहीं है। अक्रॉस द बोर्ड आपने कहा एहतसाब होना चाहिए और जो दहशतगर्द हैं उनको उल्टा लटकाना चाहिए, ये तो सबसे बड़ी अहम बात होनी भी ये चाहिए। आपको क्या लग रहा है? वजाहत लतीफ साहब, साबिक DGFI भी रह चुके हैं आप, कराची के मसले का हल क्या है? ये पाकिस्तान में जो इस वक्त टेररिज्म की एक जो लहर है, ये कशीदगी जो इस वक्त पाकिस्तान में जारी है और कराची को खुसूसन जब निशाना बनाया जाता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ जाती है, तो आपको क्या लग रहा है वहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है इस वक्त या हुकूमती नाकामी उसमें शामिल है? जी बिल्कुल। असल में जो फंडामेंटल बात है सारी सिचुएशन में ये है कि ये मुल्क बिल्कुल लॉलेस बन चुका है, कोई कानून की पाबंदी कहीं नहीं है। कराची का हाल तो इसकी पूरी एक तारीख है लॉलेसनेस की, जिसमें एथनिक स्ट्राइफ रहा है, जिसमें सेक्टेरियन स्ट्राइफ रहा है। अब मौजूदा सिचुएशन जो आज का वाक़या है, ये कुछ समझ में नहीं आता रेडिली, किसी लॉ इन्फोर्सर को ये समझ में नहीं आएगा एकदम कि ये क्या है, ये एथनिक है, ये सेक्टेरियन है, ये पॉलिटिकल है, क्योंकि हर तरह की फोर्सेस वहां काम कर रही हैं। क्योंकि हमने देखा 10वीं मुहर्रम को एक वाकया होता है आशूरा के रोज, और आज चेहलम का जुलूस था, टोटल पूरे 40 दिन गुजर गई, कोई किसी मुजरिम या मुलजिम की निशानदेही नहीं की गई, और इस तरह का इतना बड़ा वाकया आज फिर हो जाता है। तो फिर ये जो तमाम चीजें इस वक्त चल रही, तो इसका हल क्या है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हल तो खैर हल की तरफ हम बाद में आएंगे। सबसे पहले तो यह है कि इस बात को समझना चाहिए कि अगर पहले एक हुआ आशूरा के ऊपर इतना बड़ा सानहा, जो इतने लोग मारे गए और जख्मी हुए, उसके बाद तो तैयारी होनी चाहिए थी, उसके बाद किसी को मालूम होना चाहिए था कि ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, कुछ पता नहीं कौन था, कैसे था, कब आया, कब गया। सो एक तो ये फेलियर है, और ये जब तक हम ये फेस नहीं करेंगे कि ये हुकूमत का बिल्कुल क्रैश, जिसको कहते हैं अंग्रेज का लफ्ज़ है, फेलियर है, अगर ये हम नहीं मानेंगे कि ये फेलियर है,
तो तब हम आगे नहीं चल सकते जब तक हम ये आपने भी कहा कि हुकूमती नाकामी इसमें शामिल है और फेलियर है, और जो इस तरह के वाकयात होते जा रहे हैं, चाहे कराची हो या पाकिस्तान के दूसरे सूबे हो, इस तरह के वाकयात होते जा रहे हैं। लेकिन खसूसन कराची की जब हम बात करते हैं, आशूरा के रोज बम धमाका हुआ, बहुत से लोगों की जानें गई। आज जो 2 अफसोसनाक वाकयात हुए उसमें भी बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग इस वक्त जख्मी हैं। तमाम तर तफसीलात जो इस वक्त हमें आ रही हैं हम लाइव आपको बताते जा रहे हैं। इस वक्त हुए एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे।